गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और कोरोना जैसी महामारी से बचकर घर में लगनपूर्वक पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका शिक्षक शरद शुक्ला आज हाजिर हूँ कक्षा 10वीं NCERT का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट यानी विकास लेकर, जो अर्थशास्त्र यूनिट से संबंध रखता है। इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जिनका डिस्कशन यहाँ होगा और कुछ विस्तृत रूप से जो समझाए गए पॉइंट हैं इस चैप्टर में, वो सब आपके साथ डिस्कशन होगा। आइए हम अध्याय को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम जैसा कि डेवलपमेंट है, तो हम पहले यही समझते हैं व्हाट इज़ डेवलपमेंट। Development is defined as growth. Some of the important goals are seeking more income, equal treatment, freedom, security, respect from other etc. जैसा कि डेफिनेशन को पढ़ने से पता लग रहा है कि डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड एज ग्रोथ। विकास को हम एक तरीके की समृद्धि के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल्स, कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं डेवलपमेंट के। सीकिंग मोर इनकम, एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है। इक्वल ट्रीटमेंट, समाज में एक जैसा व्यवहार हो। फ्रीडम, स्वतंत्रता। सिक्योरिटी, सुरक्षा। रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सम्मान प्राप्त करना आदि। अर्थात विकास वह अवधारणा है जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति विकास अपनी आर्थिक संपन्नता, आर्थिक इनकम के आधार पर समझ सकता है। किसी व्यक्ति के पास आर्थिक संपन्नता तो है, लेकिन वह सामाजिक समता का या सामाजिक विषमता का शिकार है, तो वह सामाजिक समता की लड़ाई लड़कर विकास प्राप्त कर सकता है, अपना विकास कर सकता है। कुछ लोगों को समाज में बोलने का अधिकार नहीं है, तो राइट टू फ्रीडम उनके लिए वह विकास का भावार्थ है। सामाजिक सुरक्षा भी विकास के दायरे में आती है। आप बहुत पैसे वाले हैं, आप सिस्टम में और समाज में सुरक्षित नहीं हैं, तो आपका वह पैसा किसी काम का नहीं। आपके पास पैसा भी है, सुरक्षा भी है, स्वतंत्रता भी है, लेकिन आपको कोई सम्मान नहीं देता है समाज में। किसी व्यक्ति के लिए वह विकास का मानक हो सकता है। तो विकास विभिन्न डायमेंशंस को मिलाकर एक कंपोजिट फॉर्म है। अलग अलग व्यक्ति के लिए उसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टर्म्स डिफाइन किए गए हैं इस चैप्टर में, उन्हें पहले हम समझ लेंगे, जिससे आगे जब हम चैप्टर पर बढ़ें तो हमें समस्या ना हो। इनकम एंड अदर गोल्स। वन वुड कंसिडर अर्निंग मोर इनकम being a common factor among people. With this income, they buy service and goods from their daily needs. कुछ व्यक्तियों के लिए समाज में आय अर्जित करना, आय के माध्यम से धन अर्जित करना ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, जो अधिकतर लोगों का होता है। इस आय के माध्यम से वह क्या करते हैं, अपने लिए बेहतर सर्विसेज मतलब सेवाएं और वस्तु खरीद कर अपनी जो दिन प्रतिदिन की आवश्यकता है, डेली नीड्स है, उसे फुलफिल करते हैं। आइए हम यह विकास की व्यक्तिगत अवधारणा को समझे हैं। अब हम राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं उसे समझते हैं। नेशनल डेवलपमेंट refers to the ability of a nation to improve the lives of its citizens. Measures of improvement may be material such as availability of health care etc. व्यक्तियों के विकास के संदर्भ में आपने अलग अलग चीज़ों को देखा। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय विकास क्या चीज़ होती है। राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए नेशन टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। मतलब राष्ट्रीय विकास उस विकास को हम कहेंगे जब कोई राष्ट्र अपने नागरिकों की जीवन शैली में बदलाव करे, सकारात्मक बदलाव करने की क्षमता रखता हो, वह विकास राष्ट्रीय विकास कहा जाएगा।
Measures of improvement may be material such as availability of healthcare etc. अब उसके मानक क्या हो सकते हैं? वह पदार्थ हो सकते हैं, साथ ही साथ हेल्थ केयर की अवेलेबिलिटी हो सकती है, कंस्ट्रक्शन का वर्क हो सकता है, 24/7 बिजली की अवेलेबिलिटी हो सकती है। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, शिक्षा की अवेलेबिलिटी, चीप एंड बेस्ट एजुकेशन, चीप एंड बेस्ट हेल्थ केयर, जो भी समाज में एक बेहतर समाज हो, सुरक्षित समाज हो, रोजगार परक समाज हो, गरीब व्यक्तियों की सुनवाई हो, आम आदमी के अधिकार सुरक्षित हों, ऐसे विकास को हम राष्ट्रीय विकास कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे, एवरेज इनकम के बारे में समझते हैं। एवरेज इनकम इज़ अर्न्ड पर पर्सन इन अ गिवन एरिया। किसी भी एक क्षेत्र विशेष में एक व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई आय को हम क्या कहते हैं? एवरेज इनकम। एवरेज इनकम कैसे निकलती है? किसी स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया या टेरिटरी के सभी नागरिकों की कुल अर्जित आय बटे इसको डिवाइड करेंगे टोटल स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया की पॉपुलेशन से, तो हमको एवरेज इनकम प्राप्त हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। यह बहुत ही प्रसिद्ध शब्दावली है जनगणना या जनसंख्या भूगोल की। IMR इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज अकरिंग एमॉन्ग द लीव्स बर्थ इन गिवन जोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम शिशु मृत्यु दर भी कह सकते हैं। यह प्रत्येक वर्ष एक निश्चित वर्ष में जन्म लेने वाले उन बच्चों की संख्या के अनुपात में एक वर्ष की उम्र न पूरी करने से पहले ही जन्म लिए हुए बच्चों में से मरने वालों की संख्या का अनुपात कहलाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब हम उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर 1000 बच्चे किसी एक ईयर में पैदा होते हैं और वह 1 साल की उम्र बिना पूरी किए हुए उसमें से 70 बच्चे डेथ हो जाती है, किसी भी रीजन से 70 बच्चे अगर मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो IMR उस पर्टिकुलर एरिया का क्या है? 70। 1000 बच्चों के जन्म लेने की दर जो होती है उसमें 1 वर्ष की कम आयु व्यतीत किए हुए बच्चे जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं वह मोर्टेलिटी रेट होता है उस पर्टिकुलर एरिया का। अब हम बात करेंगे, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लिटरेसी रेट की बात करेंगे। LR इज़ द टोटल percentage of the population of an area at a particular time aged 7 year or above who can read and write with understanding। लिटरेसी रेट वह प्रतिशत होता है, जनसंख्या का वह प्रतिशत होता है जो किसी क्षेत्र विशेष, समय विशेष, उम्र विशेष यानी 7 वर्ष या 7 वर्ष की उम्र से अधिक के व्यक्तियों की वह संख्या, प्रतिशत की वह संख्या जो पढ़ने और लिखने में एक समझ के साथ सक्षम है। अर्थात संपूर्ण जनसंख्या का वह प्रतिशत जो 7 या 7 वर्ष की अधिक उम्र का है, पढ़ने और लिखने की क्षमता हो, समझ के साथ, वह प्रतिशत हम क्या कहलाता है? लिटरेसी रेट या शैक्षिक दर कहलाता है, शैक्षणिक दर। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं। अब हम देखेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो, NAR। NAR is defined as the ratio of the number of people in the official age group attending any educational institute in a particular class group to the total number of people in the age group। दरअसल नेट अटेंडेंस रेशियो वह रेशियो होता है, वह आधिकारिक समयावधि होती है एक निश्चित कक्षा ग्रुप या एक निश्चित एज ग्रुप के लोग किसी शहर में रह रहे हों और
उसमें से कितने बच्चों का शैक्षणिक संस्थानों में इनरोलमेंट हुआ है। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि किसी एक गांव में, एक शहर के एक मोहल्ले में 100 बच्चे हैं और उन 100 बच्चों की उम्र 14 से 16 वर्ष है, यानी वह कक्षा 10वीं में पढ़ने के लिए योग्य है। उन 100 बच्चों में अगर 70 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 30 बच्चों का स्कूल में नामांकन नहीं हुआ है, तो नेट अटेंडेंस रेशियो उस मोहल्ले या उस पर्टिकुलर गांव का क्या होगा? 70%। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। उपलब्ध उस समयावधि जनसंख्या का वह प्रतिशत भाग जो विद्यालय में नामांकन है, विद्यालय जाता है, इनरोल्ड है, वह प्रतिशत क्या कहलाता है? नेट अटेंडेंस रेशियो। एक महत्वपूर्ण टर्म आपके सामने अब आएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको हम मानव विकास सूचकांक भी कहते हैं। मानव विकास सूचकांक क्या होता है, इसको हम बहुत विस्तृत तरीके से अंतिम में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक डेफिनेशन के रूप में देख सकते हैं। HDI इज ए कंपोजिट स्टैटिस्टिक ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम indicators which are used to rank countries in 4 tiers of human development. जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय से सम्मिलित सूचकों का एक ऐसा कंपोजिट स्टैटिस्टिक होता है यह, जो किसी भी देश को चार स्तरीय रैंकिंग प्रणाली में बांटता है। अर्थात जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और पर कैपिटा इनकम के इन 3 पैरामीटर के बेसिस पर हम संपूर्ण विश्व को 4 भागों में बांटते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। हम आगे बात करेंगे कि भारत की रैंक क्या है, भारत किस लेयर में आता है और हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था और अन्य क्या है। चलिए हम आते हैं अब एक नया टर्म जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में बोलते हैं सतत विकास। Sustainable development is development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान की ज़रूरतों को बिना किसी समझौता किए हुए पूरा तो करता है, साथ ही साथ भविष्य की आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं का दोहन भी नहीं करता है। इसमें एक महत्वपूर्ण भाग होता है विदाउट हार्मिंग इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। जब आप किसी चीज़ का अति दोहन नहीं करेंगे तो आप वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। एक ओवर यूज़ जब होता है किसी चीज़ का तो हम इन्वायरमेंट को डिसरेस्पेक्ट करते हैं। इसको हम विस्तृत रूप से आगे भी पढ़ते हैं। अब है अगला टर्म पर कैपिटा इनकम। When the total income of the country is divided by its population, we get per capita income. प्रति व्यक्ति आय अगर आपको जानना है तो उस संपूर्ण देश की जो टोटल इनकम होती है, नेशनल इनकम, उसको उस देश की जनसंख्या से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो जो एक मैथमेटिकल डेटा प्राप्त होता है वही हमारा पर कैपिटा इनकम होता है। आइए हम बात करते हैं अब एक महत्वपूर्ण टर्म है नेशनल इनकम, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय आय बोलते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री और नेशंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP प्लस नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ओवरसीज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। किसी भी एक वित्तीय वर्ष में उस राष्ट्र या राज्य की सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, मौद्रिक शुल्क या मूल्य होता है, वह क्या कहलाता है? GDP। GDP किसे कहते हैं? किसी भी राष्ट्र या राज्य की सीमाओं के अंदर समस्त उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य GDP कहलाता है।
और उसमें जब हम ओवरसीज से प्राप्त मतलब विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देते हैं तो वह क्या कहलाता है, जीडीपी प्लस नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ओवरसीज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ईयर। जब हम जीडीपी में नेट इनकम जो बाहर से हमें प्राप्त होती है उसे जोड़ देते हैं तो वह उस पर्टिकुलर कंट्री या राज्य का एक पर्टिकुलर वर्ष का नेशनल इनकम हो जाता है। अब यहाँ ओवरसीज़ नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ओवरसीज़ का तात्पर्य है जैसे भारत के बहुत सारे नागरिक विदेशों में रहते हैं, वहाँ पैसा कमाते हैं, वो जो पैसे को भारत में भेजते हैं अपने परिवारों के लिए, हम यह मानते हैं कि वह क्या है, वह राष्ट्र की ही कमाई है, तो इसलिए हम उसे अपने टोटल इनकम में ऐड करते हैं। चलिए, ये हमने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन एक दे दी, ओवरव्यू। अब हम एक हेड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। विकास की सततता क्या है, इट मीन्स सतत विकास क्या है, कैसे हम डेवलपमेंट को परमानेंट कर सकते हैं, कैसे किसी डेवलपमेंट को परमानेंट और इस्टेब्लिश कर सकते हैं बिना किसी अन्य एलिमेंट्स को डिस्टर्ब किए, कैसे हम अपने विकास को टिकाऊ कर सकते हैं। अब हम इसी के बारे में समझेंगे कि टिकाऊ विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, और उस डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी को कैसे हम कंटिन्यूअस रख सकते हैं, इस पर आप लोगों से बात करते हैं। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस बट विदाउट हार्मिंग एनवायरनमेंट। इसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि विकास तो हो, लेकिन वह विकास कैसा हो, पर्यावरण को सुरक्षित रखकर हो, पर्यावरण की हानि न करता हुआ। हम अपने टेरिटरी में, अपनी कंट्री में ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ करें जिसमें हम इकोनॉमिक्स की एक्टिविटी को करते हुए इन्वायरमेंट का कोई नुकसान न करें, हम अपने जंगलों को सुरक्षित रखें, हम प्लांटेशंस करते रहें जिससे हमें जो ऑक्सीजन्स मिलते हैं, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अकॉर्डिंगली जो हर स्टेट में 33% टोटल एरिया का फॉरेस्ट के रूप में प्रिजर्व करने की बात की गई है, उसे फॉलो करें। तब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारी जनसंख्या, हमारे यहाँ जो जीव जंतु जंगलों में रहते हैं, उनका घर हम ना बिगाड़ें। हम अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में, उसकी अंधाधुंध दौड़ में, वैश्विक दौड़ में ऐसे न शामिल हों कि हम बहुत सारे लोगों को बेघर कर दें। हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, जो जंगलों को अपने घर के रूप में समझते हैं, उनके हम घर को ना उजाड़ें। एग्ज़ाम्पल के रूप में अब देखते हैं कि अगर इन्वायरमेंट को हार्म करेंगे तो उसके कुछ सेवियर कंसिक्वेंसेस और इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, देखते हैं। एग्ज़ाम्पल, ग्राउंड वाटर इज़ अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज़। जो हमारे जल का स्तर है, भौम जल स्तर है, वो बहुत ही संकट के में है। पहले अगर आप लोगों को याद हो या कहीं पढ़े हो, अपने पूर्वजों से अपने घर में पूछेंगे तो पहले जब घर में ट्यूबवेल वगैरह की बोरिंग, पंपिंग सेट वगैरह की बोरिंग वगैरह होती थी, या घर में डोमेस्टिक यूज़ की बोरिंग्स होती थी, तो बहुत कम लेवल पर हमको वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारे यहाँ वाटर स्टेटा बहुत नीचे चला गया है। डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी जिस पानी को हम बोरिंग करते हैं पानी के लिए घरों में भी, उसमें भी 200 से 250 मीटर तक हमको बोरिंग करनी पड़ती है, फिर जाके हमको वाटर अवेलेबिलिटी होती है। जबकि पहले ऐसा क्या था, पहले 25, 30, 40 मीटर पर भी पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती थी। इससे हमें नुकसान क्या हो रहा है, हमारा क्रॉप पैटर्न बदल गया है। हमारे गरीब किसान फार्मर्स को क्रॉप के लिए, इरिगेशन के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। ये कुछ नुकसान है। आइए आगे देखते हैं। ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इट इज़ रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इट द केस ऑफ क्रॉप एंड प्लांट्स। अब आपको पता है कि जो ग्राउंड वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब नवीकरणीय संसाधन। ऐसा नहीं है कि आप पानी की कोई दुकान खोल लीजिए और हाइड्रोजन खरीद के लाइए, ऑक्सीजन खरीद के लाइए।
और आप वाटर बनाने लगिए। ऐसे नहीं वाटर बनता है। ग्राउंड वाटर कैसा है? नवीकरणीय संसाधन है जो स्वयं एक प्राकृतिक क्रिया के अनुरूप समय के साथ क्रॉप और पेट और प्लांट्स के संयोग से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वहाँ से लेकर एक प्राकृतिक क्रिया के रूप में संपन्न होता है। लेकिन हम लोगों ने उसके अति दोहन से क्या किया? उसके साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया। वाटर साइकिल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है। इसीलिए देखिए बहुत बड़े बड़े राज्य बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जल का संकट है। हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ही नहीं। अब हम इसके कंसिक्वेंस को समझते हैं क्या होगा। Consequences of environmental degradation do not respect nation or state boundaries. Our future is linked together. जो दुष्परिणाम है पर्यावरणीय क्षरण का, वह देश या राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि मेरे छत पर अच्छी हवा चलेगी और बगल में किसी के छत पर पॉल्यूटेड एयर सप्लाई होगा। ऐसा नहीं है। वह राज्य और देश की सीमाएं नहीं देखता है। अगर आज हम कोई पर्यावरण को डिग्रेड करने की एक्टिविटी करेंगे तो हमारे आसपास के लोग भी उससे प्रभावित होंगे, हमारे एरिया के लोग प्रभावित होंगे, वेदर और क्लाइमेट उससे डिस्टर्ब होगा और सबके लिए समस्या क्रिएट होगी। हमारा भविष्य इससे बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। हमारा जीवन प्रत्याशा इस बात पर निर्भर करती है कि हमको कैसा वातावरण मिलता है, हमको कैसी हवाएं मिलती हैं, हवाओं में स्वच्छता है कि नहीं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से एक कृत्रिम वातावरण का निर्माण हो गया है हमारे ऊपर। हम वायुमंडल से सीधे संपर्क में नहीं हो पा रहे हैं। एक हीटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स जो रिलीज़ होते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से थ्रू एयर पोल्यूशन चले जाते हैं ऊपर। तो ये सब प्रॉब्लम्स, और साथ ही साथ जो औद्योगिक नगरों के आसपास के जो ग्राउंड वाटर हैं वहाँ पर आर्सेनिक की मात्रा बहुत बढ़ गई है। केमिकल्स जो रिलीज होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, कपड़ा इंडस्ट्रीज़ में, इन सबों के माध्यम से भौम जल बहुत ही दूषित हो गया है। उसमें ताकत नहीं रह गई है कि वो फर्टिलिटी बढ़ाए फार्मर्स के एग्रीकल्चर के इरिगेशन के समय। इसलिए हमको पेस्टिसाइड्स, केमिकल का बहुत यूज़ करना पड़ा। आप ग्रीन रेवोल्यूशन को देखिए, उसके यूज से क्या हुआ, हमने प्रोडक्शन तो बढ़ाया लेकिन एक बड़ी संख्या में लोगों को दावत दे दिया। अगला हम देखते हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज़ अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। यह एक नया क्षेत्र है डेवलपमेंट का, यह एक नया कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हमको लगातार हमारे वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और सामाजिक वैज्ञानिकों को कार्य करने की ज़रूरत है। इसके विभिन्न डायमेंशंस को ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत है, सोसाइटी को अवर करने की ज़रूरत है। इसमें रिसर्च की ज़रूरत है जिसके माध्यम से हम जनता को और ज़्यादा सुरक्षित कर सकें, समझा सकें और उनके पास विभिन्न कारणों से इन्वायरमेंट को न लॉस करने के विभिन्न कारणों को प्रस्तुत कर सकें। तो इसमें हमें अभी और स्टडी की ज़रूरत है। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, बर्निंग ऑफ कोल एंड मिनरल्स ऑयल। आपको पता है कि जो डीजल पेट्रोल की खपत ज़्यादा हो रही है, इससे CO2 जैसी विध्वंसक और वातावरण को गर्म करने वाली, वातावरण का क्षरण करने वाली गैसें रिलीज़ होती हैं। और इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में हमने क्या किया है, हमने हाइड्रोजन फ्यूल को प्रमोट किया है। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर की तरफ बढ़े हैं। ई रिक्शा का संचालन हमारे समाज में बढ़ा है। तमाम ऐसे सरकार उपाय कर रही है अपने लेवल पर, और हमारे गाड़ी चलाने वाले 4 व्हीलर, 2 व्हीलर चलाने या उसमें तकनीकी जानकारी रखने वाले लोगों को ज़रूर यह पता होगा कि उसमें इंजन का अपग्रेडेशन किया गया है। BS6 के इंजन सब में लग गए हैं, जिससे हम जो रिलीज़ करते हैं इसको फ्यूल के बाद जो धुआं निकलता है उसमें ऐसे केमिकल्स ना रिलीज हों और प्यूरीफायर या फिल्टर
तकनीकी के आधार पर BS6 ज़्यादा इको फ्रेंडली है। हाइड्रोजन फ्यूल काफ़ी कास्टली है, लेकिन लगातार टेक्निकल डेवलपमेंट के साथ साथ हम उस तरफ भी बढ़ रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन एक बड़ा इशू है, जंगलों को काट दिया जा रहा है। शहरीकरण के लिए, औद्योगिकरण के लिए खेती को ख़त्म करते हुए गैर कृषि कार्य की गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है। यह क्या कर रहा है? ये हमारे पर्यावरण को असंतुलित कर रहा है। उत्तर प्रदेश का अगर हम एग्जाम्पल दें आपको, तो इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, और उस क्षेत्रफल का मात्र 24% फॉरेस्ट है, उसमें भी वृक्ष और वनों को मिलाकर। तो जबकि प्रथम भारतीय वन नीति 1952 के तहत 33% अनिवार्य है। 1952 से 2020 हो गया, लेकिन हम 33% के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके। आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, क्यों अच्छी हवा मिलती है? क्योंकि 70% वहाँ टोटल एरिया का फॉरेस्ट मिलता है। साफ स्वच्छ हवाएं मिलती हैं, सामान्य जनजीवन होता है, औद्योगिकरण की अंधी दौड़ नहीं मिलती, इसलिए आप वहाँ सुकून महसूस करते हैं। गर्मियों के दिनों में, ठंडियों के दिनों में आप हिल स्टेशन, ऐसे राज्यों में क्यों जाना पसंद करते हैं जहाँ पर टूरिस्ट प्लेस हैं? इसलिए कि वहाँ आपको स्वच्छ प्राकृतिक हवा का आदान प्रदान होता है। आप अपने जीवन को, अपनी जीवन प्रत्याशा को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यकीनन आपको जंगलों को बचाना होगा। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स। आप एक शानदार उदाहरण, भारत का एक राज्य है सिक्किम, जिसने जैविक कृषि और ऑर्गेनिक फार्मिंग को उसने प्रमोट किया है और केमिकल पेस्टिसाइड्स के उपयोग को बिल्कुल प्रोहिबिशन, बैन कर दिया है। हम सभी को उस दिशा में आगे बढ़ना होगा, जिससे हम क्या हो सके, हम ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करें नहीं उत्पादित चीज़ों में, वरना उसकी जो नेचुरलिटी है वो ख़त्म हो जाती है और उससे बहुत सारे रोग। हमने ग्रीन रेवोल्यूशंस के जहाँ कुछ फ़ायदे देखे हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेला गया है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ पूरा चैप्टर था। अब हम इस चैप्टर का जो आखिरी सेक्शन है उसे देखते हैं, जो आपको शुरू में बताया था कि HDI को देखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। 3 इंडिकेटर्स की चर्चा हमने पहले ही कर दी थी और अब हम आगे बात करेंगे। The HDI is a statistic composition of index of life expectancy, education and per capita income indicator, which are used to rank countries into 4 tier of human development. सॉरी, जैसा कि हमने बताया था कि 3 इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम मेज़र करते हैं। अ कंट्री स्कोर अ हायर HDI व्हेन द लाइफ स्पैन इज़ हायर, एजुकेशन लेवल इज़ हायर, क्रॉस नेशनल इनकम GNI पर कैपिटा इज़ हायर। किसी भी देश की HDI तभी ही ज़्यादा होगी या वह तभी ही संपन्न राष्ट्र की श्रेणी में आएगा जब वहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, वहाँ हेल्थ केयर बहुत अच्छा होगा, वहाँ की जीवन प्रत्याशा अच्छी होगी, गुणवत्तापूर्ण जीवन वहाँ जिया जाएगा और प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी, अर्थात रोजगार की समानता, अवसरों की समानता होगी, रोजगार की उपलब्धता होगी, शिक्षा की एक सुदृढ़ व्यवस्था होगी, सस्ता, टिकाऊ और एक्सेसिबल हेल्थ केयर होगा। तब हम वैसे देश को कैसे कहेंगे? हाई HDI रेटेड कंट्री कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया और अमेरिका में कंपैरिजन हो, ऑब्वियस है कि अमेरिका इन सारे क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करता होगा और उसका HDI भारत से ज़्यादा होगा। जब हम राज्यों का IHDI का कैलकुलेशन करते हैं, तब आपके चैप्टर में भी 2-3 राज्यों की तुलना की गई है, जैसे केरल की, पंजाब की, बिहार की। बिहार शिक्षा व्यवस्था में पिछड़ा है, हेल्थ केयर में पिछड़ा हुआ है, प्रति व्यक्ति आय में पिछड़ा हुआ है। वहीं आप केरल को देखेंगे, मोर्टेलिटी रेट वहाँ कम है, वहाँ प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है
रोज़गार की समानता है, बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है, निश्चित रूप से केरल का HDI ज़्यादा होगा। ऐसे ही उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, इन राज्यों में हमें एक बेहतर हेल्थ सिस्टम इंट्रोड्यूस करना होगा, इस्टेब्लिश करना होगा, बेहतर एजुकेशन सिस्टम को हमें रन करना होगा, बेटर टीचर्स का रिक्रूटमेंट करना होगा, नेट अटेंडेंट रेशियो को बढ़ाना होगा, गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करना होगा, हमारे सोसाइटी के जो नीचे तबके के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित करना होगा, उनको शिक्षित करना होगा, महिलाओं को शिक्षा देने की अलग से आवश्यकता है, जिससे समाज के सभी तबके का विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। होलिस्टिक डेवलपमेंट किसी पर्सन का, किसी सिटीजन का कब होता है? जब उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, कल्चरल डेवलपमेंट होगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, और ये जब आयाम उसके फुलफिल होंगे, एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा, तब जाकर हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर सोसाइटी को इन 3-4 आयामों में जब ग्रोथ होगी तो हम कह सकते हैं कि वह समाज डेवलप्ड कंट्री है या वह सोसाइटी डेवलप है। अब हम थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कब शुरू हुआ या क्या है। It was developed by Indian economist Amartya Sen and then utilized by Bangladeshi economist Mahbub ul Haq and was further used to measure a country's development by the United Nations Development Program UNDP Human Development Report Office। दरअसल में यह भारतीय एक अर्थशास्त्री जो नोबेल विजेता भी हैं और वेलफेयर इकोनॉमिस्ट कहे जाते हैं, अमर्त्य सेन जी, जिन्होंने इसको सबसे पहली बार इस कॉन्सेप्ट को लाया था। लेकिन यूटिलाइज किसने किया? बेटर यूटिलाइज महबूब उल हक ने पहली बार किया, जो बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट थे 1990 में, और उन्होंने एक विस्तृत तरीके से यूएन की एक संस्था है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंडर में ये उसकी मॉनिटरिंग में सारी रिपोर्ट तैयार होती है, सारे देशों से डाटा लेना और उसको क्लैरिफाई करना, उसकी वैलिडिटी चेक करना और उसके बेसिस पर एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करना, ये UNDP का काम है। और प्रति वर्ष यह इन्हीं 3 इंडिकेटर्स को बेस बनाकर की जाती है। अब हम इनके तीनों इंडिकेटर्स को एक बार बारी बारी से ज़रा सा समझ लेते हैं। क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी सरल शब्दों में अगर हम समझें, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर दैट ए न्यू बॉर्न कुड एक्सपेक्ट टू लीव इफ हर और सी वेयर टू पास थ्रू लाइफ सब्जेक्ट टू द एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट ऑफ गिवन पीरियड। अर्थात एक नवागंतुक बच्चे के जीवन जीने की जो संभावित आयु होती है, यानी उसके मरने की जो आयु होती है, कितने दिनों तक इस पृथ्वी पर रहेगा, जीवित रहेगा, वह राज्य विशेष या देश विशेष और एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग वहाँ की जनगणना, वहाँ के सेंसस डेटा के आधार पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी तय होती है। वहाँ हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, कितना सस्ता है, कितना टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस समय अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 66.7 ईयर पर पर्सन है, लेकिन यह पहले कितना थी? पहले और कम थी। पहले क्यों कम थी? क्योंकि पहले इतना अच्छा हम टेक्नोलॉजी के बेस पर हेल्थ सिस्टम हमारे पास नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे, अच्छे इंस्टीट्यूट रिसर्च नहीं थे, लेकिन अब हमने उसमें प्रगति की है। तो हेल्थ केयर सिस्टम जैसे जैसे आपका मजबूत होगा, वैसे वैसे जैसे जैसे आप निचले तबके के लोगों को अच्छी हेल्थ सुविधा प्रोवाइड कराएंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती चली जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरा, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जो नेट अटेंडेंट रेशियो ही है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यह मायने रखता है जो एजुकेशन सेक्शन में कंसीडर किया जाता है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं,
per capita income. PCI is the main income of the pupil in an economic unit calculated by total income divided by the total population. हमने शुरू में ही जो टर्म पढ़ाया था आपको एवरेज इनकम, वही पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला कैलकुलेट किया जाता है? टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। जो आपको मैथमेटिकल डेटा प्रोवाइड होगा वो क्या कहा जाएगा? वो हो जाएगा, वही होगा पर कैपिटा इनकम। अब यहाँ पर दो नोट बने हैं, नोट्स को हम समझते हैं कि ये नोट क्या है। पहला नोट है नोट नंबर 1, एडिंग द 3 indicators and dividing it by 3 give you the human development index. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, इन तीनों के जो वैल्यू होगा पॉइंट में, उस तीनों को ऐड कर देते हैं हम और उसको डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। जो डेटा हमें प्राप्त होगा वह क्या होगा? पर्टिकुलर कंट्री का वही HDI पॉइंट होता है और उसी HDI पॉइंट के बेसिस पर हम रैंकिंग तय करते हैं पूरे दुनिया में। अब नोट नंबर 2 अगर हम देखें तो 129th रैंक ऑफ इंडिया इन HDI 2019, जो सबसे शीघ्रतम रिपोर्ट है, जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है 2019 की, जो दिसंबर 2019 में रिलीज हुई। उसमें भारत की रैंक दुनिया में कितनी है? 129वें नंबर पर। निश्चित रूप से इसे आप बहुत ही शोचनीय, बहुत ही दयनीय कह सकते हैं। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की, स्वास्थ्य व्यवस्था की और जीवन प्रत्याशा की बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। हम ऐसे देशों के श्रेणी में हैं, हम तीसरे लेयर में हैं, तीसरे जो टीयर्स 4 टीयर में जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें 3rd टीयर में आते हैं, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है, प्राइमरी एजुकेशन की कमी है, हायर एजुकेशन, वुमेन पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन की कमी है, वुमेन पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयमेंट की बहुत ही बुरी कंडीशन है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति कमाता है, जनसंख्या हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, उस अनुपात में हम रोज़गार नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, जिससे पर कैपिटा इनकम अफेक्ट होती है। तो ये सब सारी समस्याएं हैं और इन सब पर सरकारों को बहुत ही वेलफेयर मोड में होकर काम करना चाहिए, जिससे हम इस रैंक के साथ साथ देश के आम जन के जीवन में भी आमूलभूत परिवर्तन कर सकें, उनकी जीवन गुणवत्ता को। तो मित्रों, यह हमारा चैप्टर रहा डेवलपमेंट, जो यूनिट नंबर 4 इकोनॉमी से संबंधित रहा है। विकास को हमने पढ़ा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, टर्म्स पे और कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन हुआ। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब हम जल्दी ही किसी दूसरी यूनिट का कोई दूसरा चैप्टर क्लास 10th का लेके हाजिर होंगे। आप मेरे YouTube चैनल शरद शुक्ला TGT SST पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और जैसे ही मेरे वीडियो अपलोड होंगे आपको तुरंत मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और पढ़ाई करिए। यही मेरी शुभकामनाएं आप सबको हैं और उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।